Hello everyone, welcome back to my channel Shumli's Erudite Explorations. So today in this video I'm going to talk about the play I'll Marry When I Want by Ngugi Wa Thiong. ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा आपको समरी बता देती हूँ जिससे कि आपको मेरे नोट्स समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इस प्ले में सबसे पहले एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है किगुंडा। नाम बड़े अजीब अजीब से हैं भाई इसमें, लेकिन कोई नहीं, पढ़ना है अपने सिलेबस में। किगुंडा की वाइफ है, उनका नाम है वानजेसी। क्या नाम है? वानजेसी। आपको आई होप वीडियो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। किगुंडा जो है वो एक पुअर पीजेंट है। किगुंडा इज अ पुअर पीजेंट। पीजेंट मतलब फार्मर, किसान। वानजेसी उसकी वाइफ है। अब ये जो दोनों पुअर कपल हैं, इन लोगों का, ये वर्किंग क्लास कपल हैं। इन लोगों की जो बेटी है उनका नाम है गथोनी। गथोनी क्या है? इन लोगों की डॉटर है, ठीक है। गथोनी इज द डॉटर ऑफ किगुंडा एंड वानजेसी। एक और कैरेक्टर है कियोई। ये जो है ये क्या है? वेल्दी बिजनेसमैन, बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। और इनकी जो वाइफ है उनका नाम है जेजेबेल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि गुंडा एक पुअर पीजेंट है, उनकी वाइफ वानजेसी हैं, उन दोनों की जो बेटी है वो गथोनी है, और कियोई एक वेल्दी बिजनेसमैन है। उसकी जो वाइफ है वो कौन है? जेजेबेल। और एक और कैरेक्टर है जो कि है नजोकी, जो है फ्रेंड किसका? किगुंडा का। फ्रेंड ऑफ किगुंडा, फ्रेंड ऑफ के लिख दिया मैंने, उससे आप लोग समझ लो। तो इतना थोड़ा बेसिक आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। अब इस स्टोरी में होता क्या है कि जो किगुंडा है वो एक पुअर पीजेंट होता है। तो उसने क्या है, एक छोटे से लैंड का मालिक होता है। ये जो किगुंडा है एक छोटी सी ज़मीन का मतलब इसकी होती है। और जो कियोई है ये एक वेल्दी बिजनेसमैन होता है। तो ये किगुंडा से कहता है कि भाई तुम और तुम्हारी वाइफ बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ जी रहे हो। तुम लोग अगर चाहते हो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में और लोग तुम्हारा हायर सोशल स्टेटस हो जाए, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट से देखें, तुम्हारा इज्जत और रेपुटेशन बने, तो तुम और तुम्हारी वाइफ एक काम करो, चर्च में जाके क्रिश्चियन वेडिंग कर लो। तो उससे क्या होगा, तुम लोग की सोशल स्टेटस हाई हो जाएगा। तो उसको किगुंडा को ये बात उसको लगा कि अच्छा ऐसी बात है, मेरा सोशल स्टेटस हाई हो जाएगा। वो वैसे भी मतलब जो इंसान गरीब होता है वो अमीर बनना चाहता है और अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता है। और गथोनी भी जो उसकी डॉटर है वो भी चाहती है अच्छी लाइफ हो उसकी आगे। तो वो लोग मान जाते हैं ये बात, और वो सोचते चलो ठीक है हम लोग क्रिश्चियन वेडिंग कर लेंगे। लेकिन अब ये इसके पीछे जो कियोई ने उसको कहा कि तुम क्रिश्चियन वेडिंग करो, वेल्दी बिजनेसमैन ने उसको कहा तुम क्रिश्चियन वेडिंग करो, उसके पीछे ये रीज़न नहीं था कि वेल्दी मतलब उसका सोशल स्टेटस हाई करना। वो तो उसने उसको कहने के लिए कहा, लेकिन उसका मेन जो इंटेंशन था वो ये था कि जो वेडिंग करेंगे तो उसमें लगेगा बहुत सारा पैसा, और जब पैसा लगेगा तो कि गुंडा चुका नहीं पाएगा। कि गुंडा चुका नहीं पाएगा तो उसके लिए वो लोन लेगा या जो भी करेगा, और अगर लोन नहीं चुका पाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो उसके पास छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, मैंने बताया होगा स्टार्टिंग में कि इसके पास एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, वो उसको बेचना पड़ेगा। और वो जो बेचेगा वो कियोई के पास आ जाएगा। तो ये लालची है, उसको उसकी जरा सी छोटी सी ज़मीन पे भी उसकी नज़र है। तो उसने ये ट्रिक रची कि शादी के खर्चे संभाल नहीं पाएगा, उसकी वजह से लोन लेगा, और लोन ना चुकाने के कारण उसको अपना लैंड इसको देना पड़ेगा। तो ये पूरी वो है। अब लास्ट में क्या होता है कि वाकई में ऐसा हो जाता है कि वो लोन नहीं चुका पाता है और उसको अपना लैंड देना पड़ता है, या फिर कुछ मतलब देता है कि नहीं देता है। लास्ट में ऐसा कुछ होता है कि ये लोग फिर से फाइट करते हैं, इनजस्टिस इनके साथ जो हुआ होता है उसके लिए ये लोग लड़ते झगड़ते हैं और अपना लैंड नहीं देते हैं या देते हैं। क्या होता है ये आगे हम लोग को स्टोरी में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। अब थोड़ा नोट्स पे आ जाते हैं। तो आई विल मैरी व्हेन आई वांट इज़ अ प्ले रिटन बाय गुगी वा थियोंग
एंड गुगीबा मिरी, इन दोनों ने ये प्ले लिखा है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1977। द प्ले इज़ अ क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ पोस्ट कलोनियल केन्या। केन्या जगह का नाम है। क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन मतलब किसी भी जगह किसी भी चीज़ को एग्ज़ामिन करना, एनालाइज करना, वहाँ पे लोग कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्रिटिकली एक्सप्लोर करना मतलब एग्ज़ामिन और एनालाइज करना, जानना, समझने की कोशिश करना कि लोग कैसी प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस कर रहे हैं। कौन लोग? पोस्ट कलोनियल केन्या, इंडिपेंडेंस के बाद जो केन्या है वहाँ पर लोग कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पोस्ट कलोनियल मतलब पहले कलोनियल रूल था, बाद में ब्रिटिशर्स का रूल हट गया, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है। एंड द स्ट्रगल फेस बाय ऑर्डिनरी पीपल अंडर अ सिस्टम ऑफ न्यू कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझिए कि दो टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स आई। एक तो पोस्ट कलोनियल केन्या में देखो, जब कलोनियलिज्म होता है तो क्या होता है कि किसी पावरफुल कंट्री का किसी वीकर कंट्री पे रूल होता है। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। जैसे कलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई पावरफुल कंट्री कोई वीकर कंट्री के ऊपर, पावरफुल कंट्री वीकर कंट्री के ऊपर रूल कर रही है। ठीक है। अब ये न्यू कलोनियलिज्म क्या हुआ कि मतलब ये पावरफुल कंट्री वीकर कंट्री के ऊपर रूल तो कर रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद पावरफुल कंट्री अपने देश चली गई, इन लोग को छोड़ दिया। पॉलिटिकली ये फ्री हो गई, वीकर कंट्री पॉलिटिकली फ्री हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या वो सच में पूरी तरीके से फ्री है? वो पेपर्स में तो फ्री हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन कुछ असर वहाँ पर रह गया। मतलब जैसे मान लो इंडिया से ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन काफ़ी अपनी चीज़ें छोड़ गए। अभी भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उन्होंने इंग्लिश का कल्चर, अभी भी हम लोग जीन्स पहनते हैं, पहले धोती कुर्ता था, तो वो कल्चर अपना छोड़ गए ना, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हुए, कुछ ना कुछ उनसे हम लोगों ने, उनका इन्फ्लुएंस रहा। तो पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन इकोनॉमिकली और देखा जाए तो कल्चरली, इन सब चीज़ों में, इकोनॉमिकली भी मतलब आता है इसमें, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए। तो जो कलोनियलिज्म के बाद भी जो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ का, पुराना जिसका रूल था पावरफुल कंट्री का, उसका असर जो दिखता है, उस टर्म के लिए एक नया टर्म आया जिसको कहते हैं न्यू कलोनियल। मतलब कलोनियलिज्म के बाद जब फ्री हो गए, उसके बाद भी जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, परेशानी आई, वो न्यू कलोनियल है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अंडर अ सिस्टम ऑफ न्यू कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब फ्री होने के बाद भी उनको जो थोड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो चीज़। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बंदे का अनफेयर एडवांटेज ले लेना, मतलब डिसऑनेस्टी के साथ उसका फ़ायदा उठाना, शोषण करना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब इसकी जो की थीम्स है वो पोस्ट कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब द प्ले एग्जामिन्स द वे कलोनियलिज्म has transited into new colonialism where the wealth and power remain concentrated in the hands of few elite Kenyans who have taken over from the colonial rulers। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो प्ले है ये कलोनियलिज्म और न्यू कलोनियलिज्म में कैसे चेंज हुआ। मतलब पहले किसी का रूल था, अब रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग दिक्कतें फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ असर रह गया पुरानी कंट्री का हमारे ऊपर। तो वो चीज़ प्ले एग्जामिन करता है जहाँ पर देखा गया कि अमीर अभी भी अमीर है, वेल्थ और पावर कुछ ही फ्यू एलीट केनियंस के पास है। ठीक है। एलीट मतलब जिनके पास वेल्थ, पावर, हाई सोशल स्टेटस होता है, सो कुछ ही अमीर लोगों के पास है वेल्थ, और जो गरीब है वो अभी भी गरीब है, वो चीज़ देखी गई। ठीक है। तो इन द हैंड्स ऑफ फ्यू एलीट केनियंस हु हैव टेकन ओवर फ्रॉम द कलोनियल रूलर्स, जो कलोनियल रूलर से उन्होंने जो वेल्थ ली थी अभी भी उनके पास है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द ऑप्रेस्ड मेनली द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स आर फोर्स टू एंड्योर पॉवर्टी एंड इनजस्टिस। और जो ऑप्रेस्ड हैं, जो गरीब हैं, जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स, वो अभी भी गरीबी में रह रहे हैं। पॉवर्टी मतलब गरीबी, और इनजस्टिस मतलब वही अन्याय झेल रहे हैं। इंड्योर इसलिए लिखा है, इंड्योर का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप बहुत टाइम तक जैसे सफ़र करें, टू सफ़र समथिंग डिफ़िकल्ट, पेनफुल, है ना, वेरी पेशेंटली, बहुत सब्र के साथ किसी डिफ़िकल्ट और पेनफुल सिचुएशन को सहते रहे, तो वो इंड्योर वर्ड यूज़ करते। तो यहाँ पर उन्होंने गरीबी और इनजस्टिस बहुत सब्र के साथ सहते गए वो लोग। क्लास स्ट्रगल बहुत है, मतलब अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस बहुत है। देयर इज़ अ स्टार्क डिवाइड बिटवीन
वेल्दी एलिट्स एंड द स्ट्रगलिंग पुअर। ठीक है, स्टार्क डिवाइड मतलब एक क्लियर ऑब्वियस डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, द प्ले हाईलाइट्स हाउ द अपर क्लास बेनिफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द वर्किंग क्लास। कैसे जो अपर क्लास है वो अपना बेनिफिट ढूंढती है। जैसे मैंने बताया ना कि कियोई को बेनिफिट चाहिए था, उससे भी लैंड चाहिए था, तो उसने वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर दिया एक तरह से। किसको? किगुंडा और वानजेसी को, उसकी वाइफ को एक्सप्लॉइट कर दिया। किगुंडा जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है, रिप्रेजेंट्स द कॉमन पीपल, ये कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, एंड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द लॉस एंड फाइनेंशियल डेब्ट्स। और उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जब उनका लैंड लॉस, मतलब ज़मीन उनकी चली गई, और फाइनेंशियल डेब्ट्स और कर्जे के नीचे आ गए। The play critiques the way Christianity and Western cultural values were imposed on Africans, undermining indigenous traditions. तो जो प्ले है वो उस चीज़ को क्रिटिक करता है, मतलब उस चीज़ के अगेंस्ट जाता है कि किस तरीके से क्रिश्चियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज़ अफ्रीकन्स के ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज की गई। इम्पोज मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाई गई उनसे कि तुम लोग इन ट्रेडिशंस को मानो। अभी क्रिश्चियन वेडिंग वो ना भी करते तो चलता, लेकिन उनको ऐसे प्रेशर डाला गया एक तरह से कि करो तो हाई सोशल स्टेटस होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस तरीके से कल्चरल इम्पीरियलिज्म भी देखा गया। द टाइटल इटसेल्फ, आई विल मैरी व्हेन आई वांट, रिफ्लेक्ट्स रेजिस्टेंस टू द प्रेशर ऑफ कन्फॉर्मिंग टू इम्पोज कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। मतलब जो टाइटल खुद है, आई विल मैरी व्हेन आई वांट, मतलब जब मेरी इच्छा होगी तब मैं शादी करूँगा, तुम्हारे कहने से क्रिश्चियन वेडिंग करूँ या वो करूँ, उससे मुझे कोई वो नहीं है। तो ये जो टाइटल है ये खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस टू द प्रेशर ऑफ कन्फॉर्मिंग टू इम्पोज कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। क्या रेजिस्टेंस मतलब उस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है। किस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है? कि जो प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, किस चीज़ का प्रेशर? कि कॉन्फॉर्म करो, इम्पोज कल्चरल वैल्यूज़, मतलब जो उनको ज़बरदस्ती जो कल्चरल वैल्यूज़ दी गई, कन्फॉर्म करना, मतलब कि क्योंकि सोसाइटी ऐसा कर रही तो आप भी करो, मतलब सब लोग क्रिश्चियन वेडिंग कर रहे हैं तो आप भी करो क्योंकि हाई सोशल स्टेटस चाहिए। तो ये चीज़ है ना कि इस टाइटल जो है वो उस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है कि मैं तब शादी करूँगा जब मेरी मर्जी, और किस तरीके से शादी करूँगा, कैसे करूँगा, वो सब मेरी मर्जी है। कौन से रिचुअल से करूँगा, क्रिश्चियन वेडिंग करूँगा, चर्च में करूँगा या कहीं और करूँगा, वो मेरी वो है। तो ये जो टाइटल है ये खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है कि मैं किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद जेंडर रोल्स एंड पेट्रियार्की, मतलब इसमें बताया गया कि विमेन जो है वो दोनों तरीके से सफ़र करती हैं सोसाइटी में। एक तो पेट्रियार्की की वजह से, मतलब कि वो है कि आदमी का अभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस से डोमिनेंस दिया गया, औरत को नीचे दबाया गया, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और पैसे से भी उनको कमी रहती है। फिर करप्शन और हाइपोक्रेसी तो है ही। जो रूलिंग क्लास है, दो आउटवर्डली क्रिश्चियन एंड मॉरलिस्टिक, इज शोन एज करप्ट एंड मैन्युपुलेटिव। रूलिंग क्लास को करप्ट दिखाया गया है, मैन्युपुलेटिव दिखाया गया है। मैन्युपुलेटिव मतलब वही होता है जो ट्रिक से अपना काम बनवा ले, है ना, ट्रिक से अपना काम बनवा ले, उसको क्या बोलते हैं? मैन्युपुलेटिव। तो और जब डिसऑनेस्टी भी दिखाए, उस चीज़ को भी मैन्युपुलेटिव कहते हैं। तो जो क्रिश्चियन क्लास है वो उसको करप्ट और मैनिपुलेटिव दिखाया गया। लीडर्स और बिजनेसमैन एक्सप्लॉइट रिलीजन एज अ टूल टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द मासेस। और जो लीडर्स हैं और बिजनेसमैन हैं उन्होंने रिलीजन को एक्सप्लॉइट किया और रिलीजन को एज अ टूल ले लिया, मतलब रिलीजन के नाम पे, मतलब क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है तो रिलीजन के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। कि ठीक है, प्लॉट की जो समरी है, देखिए ये उस समय का प्ले था, उस समय जो क्रिश्चियंस को ऐसा दिखाया गया। बट मेरा इस वीडियो में किसी रिलीजन के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। मैं सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जो भी बातें बता रही हूँ और मैं सिर्फ प्ले के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। मैं किसी भी धर्म को डिसरिस्पेक्ट या वो नहीं कर रही हूँ। सबको मैं फुली रिस्पेक्ट करती हूँ और सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लें। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड किगुंडा एंड हिज वाइफ वानजेसी। प्ले जो है वो किगुंडा और उसकी वाइफ वानजेसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक वर्किंग क्लास कपल है जो कि छोटा सा लैंड पीस ओन करते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और उनका सपना था कि अपनी ज़िंदगी वो लोग अच्छी करें और पावर्टी से निकलें और डेप्ट मतलब कर्जों के नीचे जो आ गए उस चीज़ से निकलें। उसी के लिए उन्होंने सोचा था कि मैं क्रिश्चियन वेडिंग कर लूँ, लेकिन बात पलट गई और वो और पावर्टी में आ गए।
अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि शुरू होती है ये बात कि मैंने ये जो कहानी सुनाई है उसी को मैं इंग्लिश में पढ़ ले रही हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है ये सब चीज़ें, बस मैं आपके लिए एक बार रीड कर दे रही हूँ कि गुंडा एंड वांजेसी रिसीव अ प्रपोजल फ्रॉम कियोई, अ वेल्दी बिजनेस मैन एंड हिज वाइफ टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड हैव अ चर्च वेडिंग, कि उन्होंने कहा ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, चर्च वेडिंग, वो सपोजिटली टू एलिवेट देयर सोशल स्टेटस। लेकिन हिडन मोटिव क्या था? हिडन मोटिव यही था कि उससे लोन लेना पड़ेगा और फिर लोन नहीं चुका पाएगा तो लैंड मेरा हो जाएगा। ट्रेजेडी क्या आई कि उसको सच में उसको लोन नहीं चुका पाया और उसका उसका लैंड उससे लूज़ हो गया, मतलब वो उसकी ज़मीन अब उसके पास नहीं रही, ही लूजेज हिज लैंड एंड बिकम्स इवन पुअरर, और वो गरीब हो गया। मैंने बोला था ना वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो हाँ सच में उसकी ज़मीन उससे चली जाती है और वो और पुअर हो जाता है। उसका जो विश्वास था रिलीजन में और रूलिंग एलिट्स पे वो भी शैटर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। रेजोल्यूशन लास्ट में क्या हुआ कि ऑल्दो उनके वो वाले सपने तो टूट गए कि चलो वो हम लोग अमीर होंगे ये वो, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ाई की कि अभी हमारे साथ गलत हुआ है, आगे किसी के साथ ना गलत हो, और उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट गए कि नहीं, अब कोई एक्सप्लॉयटेशन किसी गरीब का नहीं होगा, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी का कल्चर नहीं थोपा जाएगा, जिसको जैसा रहना है वैसा ही रहेगा। आई विल मैरी व्हेन आई वांट, जब जब जिसकी मर्जी तब वो चीज़ करेगा। तो प्ले एंड्स विद किगुंडा एंड वांजेसी डिसइल्यूजन बट डिफाइंड। डिसइल्यूजन बट डिफाइंड मतलब डिसइल्यूजनड हुए। डिसइल्यूजन का मतलब हुआ कि जब उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो बेटर लाइफ जीनी थी वो नहीं जी पाए, वो सपना तो उनका टूट गया, लेकिन डिफाइंड रहे। डिफाइंड मतलब फिर भी लड़ते रहे, स्टिल दे फॉट अगेंस्ट द ऑपरेसिव सिस्टम्स एंड इम्पोज्ड, स्टिल फाइट रिटर्निंग टू देयर रूट्स, और अपनी रूट्स में दोबारा गए, मतलब जो अपना ओरिजिनल अफ्रीकन कल्चर था उसको दोबारा फॉलो किया। रिजेक्टिंग इम्पोज ट्रेडिशन, और किसी के ट्रेडिशन फोर्सफुली उनके ऊपर नहीं आया, उस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया। वोइंग टू फाइट फॉर जस्टिस, और जस्टिस के लिए लड़ने के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहे, और वोइंग मतलब एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस किया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट कोई नहीं, ये प्ले भी लंबा ही था तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ओके, अगर आपको मेरा ये पसंद आया एक्सप्लेनेशन और आपको प्ले हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट लिखिए, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो के लिंक में नोट्स का लिंक डाल दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम पे लिट नोट्स का पेज है, आप वहाँ पर जाके उसको फॉलो कर दीजिए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स अवेलेबल है, मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।